नमस्कार, मेरा नाम है ज्ञान प्रकाश और आज है क्लास नंबर 50। आज 50वीं क्लास है और आप इंग्लिश ग्रामर मेरे साथ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो चीज़ है कि व्हेन टू यूज सुपरलेटिव डिग्री, यानी सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल कब करें। आज हम सुपरलेटिव डिग्री के बारे में पढ़ेंगे, है ना। इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले वाली क्लास में हमने कंपैरेटिव डिग्री कब इस्तेमाल करते हैं और कब नहीं करते हैं उसके बारे में पढ़ा था। इसी तरीके से हमने पॉजिटिव डिग्री कब इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में पढ़ा था, कब नहीं करते हैं उसके बारे में पढ़ा था। और अब आज हम पढ़ रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री कब इस्तेमाल करते हैं और कब इस्तेमाल डोंट यूज, है ना। कब इस्तेमाल करते हैं, व्हेन टू यूज एंड व्हेन डोंट टू यूज सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। आपको पता होगा सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल कब करते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि कब नहीं करते, ठीक है। इसी के साथ एक पैरेलल स्ट्रक्चर भी है। अब ये क्या चीज़ है और ये किस प्रकार से एडजेक्टिव में एरर को क्रिएट करती है उसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो लेट्स बिगिन द क्लास। आज है व्हेन टू यूज सुपरलेटिव डिग्री, यानी सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हमें करना चाहिए, ठीक है। उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। आपको तो पता ही है कि सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है कंप्लीट चीज़ में से। कंप्लीट कोई चीज़ है, उसमें से हम एक चीज़ को उठाते हैं और हम ये कह देते हैं कि ये जो है सबसे ज़्यादा अच्छी है या सबसे ज़्यादा खराब है, जो भी है। यानी एक की तुलना हम पूरे से करते हैं, वन वर्सेस होल। वन की तुलना होल से करते हैं, यानी कि पूरी की पूरी चीज़ से करते हैं हम एक आदमी की तुलना, है ना। तो वन वर्सेस होल जब कंपैरिजन होता है तो इस स्थिति में कौन सी डिग्री काम आती है? सुपरलेटिव डिग्री काम आती है। कैसे? देखो, जैसे सी इज मोर इंटेलिजेंट ऑफ ऑल द गर्ल्स। सी इज मोर इंटेलिजेंट ऑफ ऑल द गर्ल्स। अब यहाँ पे एक क्लास है और इसमें सारी की सारी लड़कियाँ हैं, लड़कियों की क्लास है, ठीक है। गर्ल्स स्कूल है कोई और 12th क्लास है। अब इसमें बहुत पूरी लड़कियाँ हैं और इसमें कोई राधा नाम की लड़की है जो कि बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो उस राधा लड़की की तरफ मैं पॉइंट आउट करके कह रहा हूँ कि सी इज़ मोर इंटेलिजेंट ऑफ ऑल द गर्ल्स, यानी कि ये जो क्लास की पूरी जो लड़कियाँ हैं उनकी तुलना में राधा सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। यानी वन वर्सेस होल, यानी कि एक की तुलना सबसे हो रही है, पूरी की पूरी क्लास से हो रही है। तो इस स्थिति में कौन सा स्ट्रक्चर काम आएगा? सुपरलेटिव डिग्री काम आएगी, ठीक है। मोस्ट लग जाएगा। आगे देखो, अनिल अंबानी इज ए रिच पर्सन इन द होल कंट्री। होल कंट्री यानी पूरा का पूरा देश घूम लो आप, और आपको सबसे ज़्यादा अमीर कौन मिलेगा? अनिल अंबानी। तो एक की तुलना पूरी कंट्री के साथ हो रही है। तो इस स्थिति में क्या होगा? रिच का सुपरलेटिव डिग्री काम आएगी, रिच, रिचर एंड रिचेस्ट, ठीक है। और सुपरलेटिव डिग्री के साथ दी काम आता है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ पहले क्या आता है? द काम में आता है। क्यों आता है इसका जवाब हम आगे देखेंगे। अभी तो इतना ही समझ लो कि सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल कब आता है। आर्टिकल जब चैप्टर पढ़ेंगे तब हम इसका भी जवाब देंगे कि द क्यों लगता है। आगे देखो, योर ब्रदर इज मोर ब्यूटीफुल इन द वर्ल्ड। अब इन द वर्ल्ड यानी कि पूरा का पूरा संसार एक तरफ और तुम्हारा भाई एक तरफ, यानी वन वर्सेस होल का कंपैरिजन हो रहा है। तो इस स्थिति में मोर नहीं लगेगा, क्या लग जाएगा? मोस्ट लग जाएगा। आइंस्टीन इज इंटेलिजेंट मैन इन द वर्ल्ड। अब पूरी की पूरी सृष्टि में, पूरे के पूरे संसार में आइंस्टीन जैसा इंटेलिजेंट आदमी कोई हुआ ही नहीं। जब आपकी तुलना पूरे संसार से हो रही है तो इस स्थिति में आप लगाएंगे मोस्ट इंटेलिजेंट। क्या लगाएंगे? मोस्ट, और आगे भी द लगाएंगे, यहाँ भी द लगाएंगे, ठीक है। योर ब्रदर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, योर ब्रदर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लगेगा, हैंडसम लगेगा।
हैंडसम लगेगा। ब्यूटीफुल तो लड़की के लिए आता है ना, देखो एक वर्ड होता है ब्यूटीफुल, अब ये तो लड़की के लिए आता है, और एक होता है हैंडसम। आपको मैंने बताया था हैंडसम की दो तरीके से डिग्री चलती हैं, एक तो होता है हैंडसमर एंड हैंडसमेस्ट, और दूसरी होती है मोर हैंडसम मोस्ट हैंडसम। तो मैंने आपको बताया था कि आपको इस हिसाब से ज़्यादा करना है, दोनों ही गलत नहीं है, दोनों सही हैं, लेकिन ज़्यादा प्रेफर हम किसको करते हैं, हैंडसमर को। तो यहाँ पर हम मोस्ट हैंडसम भी नहीं लिखेंगे, हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, बोलो, यहाँ पर हम लिख देंगे हैंडसमर, यानी कि मोस्ट और हैंडसम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हैंडसमर, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, हैंडसमेस्ट, ठीक है। तो मोस्ट हैंडसम की जगह क्या लिख देंगे, हैंडसमेस्ट, ठीक है। योर ब्रदर इज़ द हैंडसमेस्ट इन द वर्ल्ड। आगे देखो, अच्छा, आइंस्टीन इज इंटेलिजेंट मैन, तो इंटेलिजेंट का क्या हो जाएगा, मोस्ट इंटेलिजेंट। समझ में आ गई बात, तो इतनी बात हो गई। आगे चलते हैं। अब ये बात है कि सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल कब नहीं करना है, डोंट टू यूज सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री। हमने अब तक ये पढ़ा कि सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल कहाँ होता है, और हम ये पढ़ रहे हैं, अब हम ये पढ़ रहे हैं कि सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल कहाँ नहीं होता। कहाँ नहीं होता, देखो, यदि इस प्रकार की वर्ड्स आ जाएं, सर्किल, स्क्वायर, ट्राइंगल, स्ट्रेट, राउंड, अब इसका कारण बताता हूँ मैं क्यों नहीं लगता। देखो, सर्किल का मतलब क्या होता है, सर्किल का मतलब होता है गोला, ठीक है। अब गोला अपने आप में गोल होता है, गोला अपने आप में गोल होता है, क्या इससे ज़्यादा कोई और गोल हो सकता है? क्या मैं इसको ये कहूँ, ये देखो सर्किल है, सर्किल का मतलब होता है गोला। अब आप कहोगे कि सर इसका जो यदि आपको बनाना है डिग्री तो आप ऐसे बनाओगे, मोर सर्किल एंड मोस्ट सर्किल, ठीक है। इसकी सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री क्यों नहीं बनती, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री क्यों नहीं बनती? इसका कारण ये है कि इसका मतलब क्या होता है, सर्किल और ज़्यादा गोला, गोला सर्किल का मतलब होता है गोलाकार, और मोर सर्किल का मतलब क्या होगा, और ज़्यादा गोलाकार और सबसे ज़्यादा गोलाकार। मुझे एक बात बताओ, आपने जब एक गोला खींच दिया तो ये गोल ही तो होगा ना। अब इससे ज़्यादा गोला क्या होगा, इससे ज़्यादा गोला क्या होगा, अब इससे ज़्यादा गोला हो ही नहीं सकता। इसी तरीके से स्क्वायर है, अब स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, स्क्वायर का क्या मतलब होता है, वर्ग। अब वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और अब तुम्हें कोई कह दे कि और ज़्यादा वर्ग, और ज़्यादा वर्गाकार कोई आकृति बनाओ, तो वर्ग तो अपने आप में वर्ग है, अब इससे ज़्यादा और इससे कम क्या होगा। आपने वर्ग कह दिया, इसका मतलब ये अपने आप में परफेक्ट है। अब इसका तो ना तो इससे ज़्यादा वर्गाकार कोई चीज़ बनाई जा सकती है और ना ही मिटाई जा सकती है। ट्राइंगल, अब ट्राइंगल का क्या मतलब होता है, ट्राइंगल का मतलब होता है त्रिभुज, ट्राइंगल का मतलब होता है त्रिभुज। अब मुझे एक बात बताओ, आपने त्रिभुज खींच दिया, अब कोई कह दे मोर ट्राइंगुलर, मोर ट्राइंगुलर, और ज़्यादा त्रिभुजीय, और ज़्यादा त्रिभुजाकार। अब बताओ, त्रिभुज तो अपने आप में त्रिभुज है, अब इससे ज़्यादा त्रिभुज क्या होगा। तो ये वो शब्द हैं जिनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनता, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, यूनिक है, परफेक्ट है। क्या है ये, सर्किल अपने आप में परफेक्ट है, इससे ज़्यादा परफेक्ट हो नहीं सकता। स्क्वायर अपने आप में परफेक्ट है, ट्राइंगल्स, स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब सीधा, अब इससे ज़्यादा सीधा क्या होगा, ठीक है। राउंड, राउंड मतलब गोल, यूनिक, अब कोई आदमी यूनिक है, कोई आदमी यूनिक है, तो अब यूनिक का मतलब अपने आप में होता है कि उसके जैसा कोई नहीं है, यूनिक है, बहुत ही अलबेला सा है। अब कम अलबेला, ज़्यादा अलबेला कहना अपने आप में बिल्कुल नॉनसेंस सी बात है, ठीक है। तो ये अपने आप में यूनिक शब्द ये बताता है कि ये चीज़ें अपने आप में परफेक्ट हैं, रेयर, ठीक है, एक्सीलेंट, एक्सट्रीम, परफेक्ट। अब परफेक्ट का मतलब होता है एकदम परफेक्ट। अब इससे ज़्यादा परफेक्ट क्या हो सकता है, क्या परफेक्ट से भी ज़्यादा कोई परफेक्ट हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। मोर परफेक्ट, मोस्ट परफेक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता। इसीलिए इनकी कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती है। आइडियल, आइडियल का मतलब होता है आदर्श। अब मेरे आदर्श है, मान लो, ठीक है, मेरे आदर्श जो हैं वो मान लो भगत सिंह है, तो अब आइडियल, इससे भी ज़्यादा आइडियल हो सकते हैं क्या कोई, भाई आदर्श तो अपने आप में, अब वो उससे ज़्यादा कोई हो ही नहीं सकता।
कि और ज़्यादा आदर्श, ये कहना अपने आप में नॉनसेंस है। तो आदर्श से ज़्यादा और कम हो नहीं सकता। इसी तरह से एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण रूप से, सुप्रीम, एंटायर, ठीक है। इसी तरह यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मतलब होता है शाश्वत, यूनिवर्सल का मतलब होता है शाश्वत, शाश्वत का मतलब होता है जो चीज़ हमेशा सच हो, यानी समय और स्थान से बिल्कुल परे हो, यानी उसका स्थान पे और समय पे कोई फर्क नहीं पड़ता हो, ठीक है। जैसे पानी जो है वो 0 डिग्री पे जमता है, पानी तो 0 डिग्री पे जमता है। अब 0 डिग्री पे जमेगा तो कहीं भी जमेगा वो, ये चीज़ हर जगह लागू है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे कहीं भी हो, ये 0 डिग्री पे ही पानी जमेगा। यदि पानी है, वाटर है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? 0 डिग्री, ठीक है। और इसी तरीके से टाइम पे भी डिपेंड नहीं करता ये, त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग, उस टाइम भी पानी था, तो उस टाइम भी पानी किस पे जमता था? 0 डिग्री पे। और कलयुग में भी पानी कहाँ जम रहा है? 0 डिग्री पे। यानी ऐसी चीज़ें जो समय और स्थान से परे हों, यानी कि वो चीज़ें हमेशा लागू हों। इस स्थिति में यूनिवर्सल, इटर्नल, शाश्वत, इटर्नल का मतलब भी शाश्वत होता है, ठीक है। इम्पॉसिबल, चीफ, डेड एंड अलाइव। डेड, अब डेड का मतलब होता है मरा हुआ, ठीक है, कोई आदमी मर गया। अब क्या हम किसी को कह सकते हैं क्या कि मोर डेड, यानी कि वो और ज़्यादा मरा हुआ, मोस्ट डेड, सबसे ज़्यादा मरा हुआ। अरे आदमी मर गया तो अब कम मरना, ज़्यादा मरना क्या कोई मतलब है क्या? आदमी एक बार मर गया तो कम मरा, ज़्यादा मरा बना सकते हैं क्या कि वो आदमी कम मरा, ही इज़ लेस डेड, ऐसा कह सकते हैं? वह ज़्यादा मरा, ही इज़ मोर डेड, कह नहीं सकते। डेड हो गया यानी मर गया, अब कम ज़्यादा की बात ही नहीं है। तो इस प्रकार के ये वर्ड्स ऐसे हैं जिनका कम ज़्यादा नहीं हो सकता, ये अपने आप में परफेक्ट हैं, ये अपने आप में जो मीनिंग कन्वे करते हैं ये परफेक्ट मीनिंग कन्वे करते हैं। कौन कौन से? एक बार दोबारा से देख लेते हैं। सर्किल, स्क्वायर, ट्राइंगल, स्ट्रेट, राउंड, यूनिक, रेयर, एक्सीलेंट, एक्सट्रीम, परफेक्ट, आइडियल, एब्सोल्यूट, सुप्रीम, एंटायर। इसी तरह से यूनिवर्सल, इटर्नल, इम्पॉसिबल, चीफ, डेड एंड अलाइव। चीफ का मतलब होता है मुख्य। तो ये वर्ड्स कहीं भी दिख जाएं आपको तो इनके साथ कभी भी आपको कंपैरेटिव डिग्री या फिर सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगानी है। क्यों नहीं लगानी, इसका जवाब मैंने दे दिया। आइए कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। सी इज़ द मोस्ट यूनिक पर्सन, यूनिक आ गया, देख रहे हो, आइडियल आ गया, रेक्टेंगुलर आ गया, एक्सीलेंट आ गया। बस यही इस बात की सूचना देता है कि आपका जो एरर है वो आ चुका है। अब मोस्ट कटेगा यहाँ पे और द भी कटेगा क्योंकि द सुपरलेटिव के लिए आ रहा था, है ना। सी इज़ अ यूनिक पर्सन, सी इज़ अ यूनिक पर्सन। डॉक्टर अब्दुल कलाम इज माई आइडियल पर्सन। बोलो, डॉक्टर अब्दुल कलाम इज माई आइडियल पर्सन। माई हाउस इज रेक्टेंगुलर, बस मोर रेक्टेंगुलर कहने की जरूरत नहीं है। एवरीबडी नोज दैट रागिनी इज द एक्सीलेंट सिंगर ऑफ दिस कॉलेज, ठीक है। तो एवरीबडी नोज दैट रागिनी इज द एक्सीलेंट सिंगर ऑफ दिस कॉलेज। तो आपको बात समझ में आई कि नहीं आई कि मोस्ट या मोर नहीं लगेगा, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री इन वर्ड्स के साथ नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ये जो मीनिंग है कन्वे ऐसा करते हैं कि ये एक परफेक्ट मीनिंग कन्वे करते हैं। अब इससे कम या ज़्यादा नहीं हो सकता। कोई आदमी अब ज़्यादा नहीं मर सकता, कम नहीं मर सकता, मरा हुआ आदमी, डेड। तो ये बातें हैं, आगे चलते हैं। आगे देखो, अब रूल ये कहता है, बुक में रूल ये है कि यदि एक से ज़्यादा एडजेक्टिव किसी कंजंक्शन से जुड़े हों, कंजंक्शन का मतलब होता है जोड़ने वाला, जैसे एंड, राम और श्याम, ठीक है। वह लड़का ईमानदार और मेहनती है, एंड ये कंजंक्शन है, ये जोड़ता है दो वर्ड्स को, दो नाउन को, दो प्रोनाउन को, दो एडजेक्टिव को। जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं, दो नाउन को, दो प्रोनाउन को, दो एडजेक्टिव को, ध्यान रखना ये दोनों सेम चीज़ों को जोड़ेंगे, सेम चीज़ों को जोड़ेंगे। इधर नाउन है तो उधर भी नाउन होगा, इधर प्रोनाउन है तो इधर भी प्रोनाउन होगा, यानी सेम स्ट्रक्चर को जोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि एक तरफ तो नाउन है और एक तरफ प्रोनाउन है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें यदि जोड़ता है तो उसको हम कंजंक्शन कहते हैं। और कंजंक्शन यदि आते हैं तो फिर डिग्री क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। समझे नहीं? समझाता हूँ, देखो। ही इज स्ट्रॉन्ग एंड वाइजर देन यू। सबसे पहले तो ये बात आप पकड़ो कि देन आ गया। देन जैसे ही आया तो आपको मैंने बताया था कि डिग्री कौन सी होगी? कंपैरेटिव डिग्री।
अब कंपैरेटिव डिग्री में ये है कि नहीं है? हाँ जी ये है। और फिर कंजंक्शन लगा है कि नहीं लगा? हाँ जी लगा है। तो फिर ये जो स्ट्रॉन्ग है ये भी अब किस डिग्री में काम आएगा? स्ट्रॉन्गर। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? ये जो एंड से जो दो एजेक्टिव जुड़े हैं, कौन से? स्ट्रॉन्ग एंड वाइज, इन दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए। और डिग्री का डिसाइड कैसे होगा? डिग्री डिसाइड होगी देन से। देन है तो फिर कौन सी डिग्री लगेगी? कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री यहाँ लग गई तो यहाँ भी कंपैरेटिव डिग्री लगेगी। समझ में आई बात? आगे देखो, सी इज रिचर एंड मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन माई विलेज। अब पूरे के पूरे गांव में वह जो है सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और सबसे ज़्यादा क्या है? अमीर है। तो इन माई विलेज यानी कि पूरी की पूरी पूरे गांव से ही तुलना हो रही है, वन वर्सेस होल से हो रही है तुलना। तो इस स्थिति में कौन सी डिग्री काम आएगी? कौन सी डिग्री काम आएगी? बिल्कुल सुपरलेटिव डिग्री काम आएगी। और कंजंक्शन लगा हुआ ही है तो इसके साथ जो दूसरा एजेक्टिव है रिच, ये भी इसके साथ कौन सी डिग्री काम आएगी? रिचेस्ट। ठीक है, सी इज द रिचेस्ट, द लगेगा। सी इज द रिचेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन माई विलेज। ठीक है, आगे चलो। पुष्पेंद्र इज ऑनेस्ट एंड बेस्ट स्टूडेंट। ठीक है, अब सिर्फ क्या हमें यहाँ पे तुलना करनी है किसी की? क्या यहाँ पे किसी की तुलना हो रही है क्या कि पुष्पेंद्र जो है वो राजेंद्र से ज़्यादा ईमानदार है? नहीं। क्या यहाँ पे वन वर्सेस होल का स्ट्रक्चर है क्या? क्या पुष्पेंद्र की किसी क्लास से तुलना हो रही है कि पूरी की पूरी क्लास में पुष्पेंद्र जो है ऑनेस्ट है, या पूरे के पूरे गांव में पुष्पेंद्र ऑनेस्ट है? ऐसा कुछ नहीं है। सेंटेंस कैसे पता चला? सेंटेंस में कुछ ऐसा कोई बात नहीं है, तो सिर्फ पुष्पेंद्र की विशेषता को बताया गया है। तो इस स्थिति में कौन सी डिग्री काम आएगी? पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, तो ऑनेस्ट लग गया और एंड कंजक्शन आ गया, तो अब ये बेस्ट भी कट जाएगा और यहाँ लग जाएगा गुड। गुड बेटर बेस्ट होता है ना, है ना? तो पॉजिटिव डिग्री दोनों जगह लग जाएगी। यहाँ भी पॉजिटिव डिग्री लगी और एंड के बाद यानी कंजंक्शन के बाद यहाँ भी पॉजिटिव डिग्री लगी। सागर इज मोस्ट एक्सीलेंट एंड मोस्ट इंडस्ट्रियस बॉय इन द क्लास। अब इन द क्लास यानी सागर जो है पूरी की पूरी क्लास में एक्सीलेंट और मेहनती है। तो पूरी की पूरी क्लास यानी वन वर्सेस होल का स्ट्रक्चर आ गया, तो इस स्थिति में हम कौन सी डिग्री काम मिलेंगे? सुपरलेटिव। ठीक है, ये कंफर्म हो गया। इंडस्ट्रियस का जो सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? मोस्ट होती है। और ये रहा कंजंक्शन। तो कंजंक्शन से जो दोनों एडजेक्टिव जुड़ेंगे, इंडस्ट्रियस और एक्सीलेंट, ये दोनों किस डिग्री में होंगे? सुपरलेटिव डिग्री में होंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि एक्सीलेंट का सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनता। अभी मैंने बताया था कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने आप में परफेक्ट मीनिंग कन्वे करते हैं, उससे ज़्यादा परफेक्ट या उससे कम परफेक्ट हो ही नहीं सकता, इसलिए मोस्ट कटेगा यहाँ पे। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स आते हैं। तो हमने जो पढ़ लिया वो ये पढ़ा कि कब सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री काम में आती है। और हमने इस पेज पे ये पढ़ा कि यदि कंजंक्शन से दो एडजेक्टिव जुड़े हों तो उनकी डिग्री क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, और ये डिग्री कौन सी होगी कैसे पता चलेगा? आपको हिंट दे रखा होगा सेंटेंस में, देन करके, या फिर इन द विलेज, इन द कंट्री, इस तरह से कुछ सेंटेंस देके आपको हिंट दे रखा होगा कि तुलना कैसे हो रही है। ठीक है, और यदि कुछ नहीं दे रखा हो तो आपको सिंपल जो है पॉजिटिव डिग्री लगानी है, जैसा इस सेंटेंस में लगाया था आपने। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें थी कुछ। चलते हैं आगे। अब देखो, अब है फ्यू वर्सेस लिटिल, यानी फ्यू वर्सेस लिटिल में एरर्स कैसे आते हैं, इसके ऊपर भी एरर आते हैं। पहले तो आप ये समझो कि फ्यू और लिटिल में फ़र्क क्या है। ठीक है, फ्यू जो है वो काउंटेबल नाउन के साथ लगता है। फ्यू जो है वो काउंटेबल नाउन के साथ लगता है, जिसको हम गिन सकते हैं, 1 2 3, है ना? फ्यू स्टूडेंट, फ्यू मैन, आदमी गिन सकते हैं, स्टूडेंट गिन सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जिसको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल होती हैं, उनके साथ क्या लगता है? फ्यू लगता है। और जो चीज़ें अनकाउंटेबल होती हैं, जिसको हम गिन नहीं सकते, उस स्थिति में क्या लगता है? लिटिल लगता है। लिटिल मनी, लिटिल वाटर, वाटर को गिन सकते हो क्या? नहीं गिन सकते, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा? लिटिल। बात समझ में आ गई? यानी कि काउंटेबल के साथ फ्यू लगता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ लिटिल लगता है। दूसरी बात, अब फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, ये 3 प्रकार की चीजें हैं। इनमें क्या अंतर होता है? इसी तरीके से लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल, इन तीनों के बीच डिफरेंसेस क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। अब देखो, फ्यू का मतलब होता है न के बराबर। यदि बिल्कुल ही कोई चीज नहीं हो, बिल्कुल न के बराबर हो,
नगण्य हो, है ना। तो इस स्थिति में क्या लगाते हैं, फ्यू। यदि थोड़ा बहुत है, इतना भी नहीं है, इतना भी नहीं है और ना ही इतना कम है, यदि मिडिल है कोई चीज, तो उसमें क्या लगाते हैं हम, अ फ्यू लगाते हैं। और यदि हमें होल का सेंस लेना हो, यदि कंप्लीट की मीनिंग लेनी हो, ठीक है, कि जैसे मेरे पास जो धन था, जो मेरे पास धन था, वो सारा का सारा मैंने किसी को दे दिया, तो वो सेंस क्या आ रहा है कि जो मेरे पास सारा का सारा रुपया था, पैसा था, जो भी मेरे पास जितने रुपए थे मेरे पास, मैंने सब का सब अपने पड़ोसी को दे दिया या दोस्त को दे दिया। तो जब होल का सेंस हो, जब होल का सेंस आए, कंप्लीट का सेंस आए, तब इस स्थिति में द फ्यू लगाते हैं। ये चीज़ें और क्लियर होंगी, अभी सेंटेंस जब पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आप ये देख लो कि फ्यू जो है न के बराबर, इसी तरह से लिटिल भी न के बराबर जब होती है कोई चीज़, तो क्या लगाते हैं, फ्यू, और अनकाउंटेबल के लिए लगाते हैं लिटिल। इसी तरीके से यदि कोई चीज़ थोड़ी हो, यदि मिडिल में हो, इतना भी कम भी नहीं हो, इतना ज़्यादा भी नहीं हो, थोड़ी बहुत हो, तो अ फ्यू लगाते हैं, और अनकाउंटेबल के लिए लगाते हैं अ लिटिल। और यदि होल का सेंस देना हो, कंप्लीट का सेंस देना हो, तो इस स्थिति में द फ्यू और द लिटिल लगाते हैं। अब चलते हैं कैसे होता है। सबसे पहले तो आपका ये एक्सरसाइज है कि ये 1 मिनट का टाइम है, वीडियो को पॉज करना है और इसमें आपको फ्यू और लिटिल भरना है। नॉलेज के आगे फ्यू लगेगा कि लिटिल लगेगा, आपको ये जो भी है ये फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। और क्या क्या आपको ऑप्शन है, या तो फ्यू भर सकते हैं या लिटिल भर सकते हैं। और कैसे फैसला करेंगे, आप ये देखेंगे कि नॉलेज जो है वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। काउंटेबल है तो आपको फ्यू भरना है, अनकाउंटेबल है जिसको हम गिन नहीं सकते तो लिटिल भरना है। तो वीडियो को पॉज करो और अपना टाइम लो, टेक योर टाइम। आ जाओ, देखते हैं। नॉलेज को गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते, नहीं गिन सकते। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। क्या हम गिन सकते हैं ज्ञान को? कह सकता हूं मैं मेरे पास आज 1 ज्ञान है, मेरे पास 2 ज्ञान है, 3 ज्ञान है, नहीं गिन सकता। तो ये लिटिल लगेगा, इसमें क्या लगेगा, लिटिल। बुक्स गिन सकते हैं, हाँ जी, फ्यू लगेगा। ठीक है, वो बात की बात है कि अ फ्यू लगेगा, द फ्यू लगेगा। आपको तो सिर्फ ये डिसाइड करना है कि फ्यू लगेगा कि लिटिल लगेगा। वाटर को गिन सकते हो क्या? नहीं गिन सकते, लिटिल। एप्पल को गिन सकते हो? हाँ जी, फ्यू। चिल्ड्रन को गिन सकते हैं, बच्चों को गिन सकते हैं? हाँ जी, गिन सकते हैं, फ्यू। मनी को गिन सकते हो? मनी का मतलब होता है धन। ध्यान रखना, मनी का मतलब रुपया पैसा नहीं होता, धन होता है। और धन में क्या क्या चीज आ जाती है? धन में पशुधन आ जाता है ना, जमीन कितनी है आपकी, चल संपत्ति, अचल संपत्ति, है ना। तो ये धन का मतलब है एब्स्ट्रैक्ट है। ये मनी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये दिखती नहीं है, होती है। ठीक है, तो मनी का मतलब धन होता है, रुपए पैसे नहीं होता। ठीक है, रुपए के लिए अलग शब्द है रूपी। यदि रूपी हो तब इसके लिए आप इसको कह सकते हो कि काउंटेबल है, इसको गिन सकते हैं। रूपी का मतलब रुपया। लेकिन मनी जो है अनकाउंटेबल है, तो इस स्थिति में क्या लग जाएगा? लिटिल लग जाएगा। ध्यान रख लेना इस चीज को, मनी का, मनी पे आता है। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना। सूचना जो होती है, सूचना की मात्रा होती है। ठीक है, उसको हम गिन नहीं सकते। बोलने और सुनने में अच्छा लगता है कि मुझे आज 1 सूचना मिली, मुझे आज 5 सूचना मिली, पर ग्रामर में जो होता है वो बिल्कुल सही नहीं होता। आपको इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल माना जाता है। इन्फॉर्मेशन जो होता है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल है। ठीक है ना। आपको मैंने जब कराया था और मैंने ये कहा था कि जिनका जो है, जो चीज़ें अनकाउंटेबल होती हैं उनको हम प्लूरल बनाते हैं। तो यदि तो इसको ऐसे करते हैं, अ लॉट ऑफ पीसेस, लॉट ऑफ पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इस प्रकार के से इसको बनाते हैं। कुल मिला के बात यह है कि आप उलझो मत, आप ये ध्यान रख लो कि इन्फॉर्मेशन जो होती है वो अनकाउंटेबल होती है, और इसलिए यहाँ पे क्या लगता है? लिटिल इन्फॉर्मेशन। हम इन्फॉर्मेशन को गिन नहीं सकते। ठीक है, 1 इन्फॉर्मेशन, 2 इन्फॉर्मेशन कहने और सुनने को बहुत अच्छी लगती है, पर ये होती नहीं है। पीपल, लोगों को गिन सकते हैं, इसलिए फ्यू लगता है। ठीक है, ये 2 चीज़ें ध्यान रख लेना, मनी और इन्फॉर्मेशन को। जो कन्फ्यूजिंग होते हैं उन्हीं पे आते हैं, बाकी तो सब जानते ही हैं। एप्पल पे थोड़ी ना आएगा, बुक पे थोड़ी ना आएगा कोई। चलो आ जाओ, आई हैव। अब आपको ये भरना है, पीछे ऑप्शन है फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू एंड एन एप्पल। आपको ये भरना है कि इस 5 में से, 4 में से क्या 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 ऑप्शन आएगा इसमें। पहले तो सेंटेंस को पढ़ो। आई हैव एप्पल्स इन द फ्रिज। मेरे जो फ्रिज में एप्पल्स हैं, सो आई एम गोइंग टू बाई नाउ। तो इसलिए मैं अब खरीदने जा रहा हूं। ठीक है, अब कोई आदमी एप्पल खरीदने कब जाएगा? जब उसके फ्रिज में बहुत ही कम हो एप्पल। ठीक है, तो क्या लग जाएगा? बोलो, फ्यू।
समझ में आ गई बात कि नहीं आई? फ्यू, फ्यू क्यों? क्योंकि बिल्कुल ही लगभग जीरो के बराबर है, तभी तो वो जाएगा। कोई आदमी खरीदारी क्यों करने जाता है? खरीदारी तभी करने जाता है जब घर में बिल्कुल ही वो चीज़ खत्म हो गई हो। ठीक है, चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। बात समझ में आ गई आपको? फ्यू और लिटिल के बीच में? फ्यू जो होता है वो काउंटेबल के साथ लगता है और लिटिल जो है अनकाउंटेबल के साथ लगता है। और फिर इनके बीच में फ्यू, ऑफ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल के बीच में भी फ़र्क आपको समझ में आ गया। और मैंने ये कहा था कि मनी और इन्फॉर्मेशन को ध्यान रख लेना, इसके बारे में हमारी पहले भी बात हुई थी। मनी जो होता है अनकाउंटेबल होता है और इन्फॉर्मेशन भी अनकाउंटेबल होता है क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। चलो आ जाओ, क्या लगेगा? एप्पल्स आई हैव इन द फ्रिज, आई विल गिव इट टू यू। कह रहा है कि जो मेरे फ्रिज में एप्पल्स हैं, जो मेरे फ्रिज में जो सेब हैं, वो सारे के सारे मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, वो सारा का सारे जो सेब हैं, एप्पल्स हैं, वो सारे के सारे मैं तुम्हें दे दूंगा। यानी यहाँ कंप्लीटनेस की फीलिंग आ रही है, कंप्लीटनेस, होलनेस की फीलिंग आ रही है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? द फ्यू। यानी वो सारे के सारे एप्पल्स मैं दे दूंगा, वो सारे के सारे फ्रिज में रखे हुए एप्पल्स दे दूंगा जो मेरे फ्रिज में है। वो सारे के सारे एप्पल्स तुम्हें दे दूंगा जो मेरे फ्रिज में है, वो सारे के सारे एप्पल्स दे दूंगा। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? इस तरह की चीजें तो आ गई ना, कंप्लीटनेस की फीलिंग, होलनेस की फीलिंग आई कि नहीं आई? आ गई, इसलिए द फ्यू लगेगा। चीजों को ध्यान से समझ लेना। यदि एप्पल्स बहुत कम है तो आप बाजार खरीदने जाओगे, तब क्या लगेगा? फ्यू। ठीक है, और द फ्यू जब होलनेस की फीलिंग हो, कंप्लीट ही, मेरे पास वो सारे के सारे एप्पल्स मेरे पास जो फ्रिज में है वो मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ों के साथ क्या लगता है? द फ्यू लगता है। आगे देखो, तो आपको ये कैसे पता चलेगा? इसका बस तरीका यही है कि सेंटेंस की मीनिंग करो, आप हिंदी करो, और हिंदी करके आप उसका सेंस समझो। और हिंदी कब करोगे? हिंदी तब करनी आएगी आपको जब आपकी जो वोकेबलरी है वो स्ट्रांग हो थोड़ी सी। ठीक है, आई हैव मनी सो आई कांट लैंड इट। ठीक है, मेरे पास रुपए पैसे हैं, धन है मेरे पास, इसलिए मैं उधार नहीं लूंगा। ठीक है, अब मेरा दोस्त है कोई, अब मुझसे रुपए मांगने आया। अब मैं कह रहा हूं मैं तेरे को उधार नहीं दे सकता, मैं तेरे को उधार नहीं दे सकता। लैंड का मतलब होता है उधार देना। ठीक है, उधार देना। तो मैं अपने दोस्त को क्या कह रहा हूं कि मैं तेरे को उधार नहीं दे सकता। तो वो कह रहा है क्यों? तो मैं कह रहा हूं उसको कि मेरे पास जो है रुपए बहुत ही कम है, मेरे पास रुपए बहुत कम है, तभी तो मैं नहीं दे सकता तुम्हें। उसको बताना पड़ेगा ना, उसके सामने मुझे रोना पड़ेगा, नाटक करना पड़ेगा, जो भी है नाटक क्या करना पड़ेगा। मेरे पास यदि रुपए नहीं है, यदि मैं कहूँगा कि मेरे पास यदि थोड़े भी रुपए होते ना तो वो दे देता मैं तेरे को, लेकिन मेरे पास, समझ मेरी बात, मेरे पास बिल्कुल भी रुपए नहीं है। इसका मतलब क्या लग जाएगा? लिटिल लग जाएगा। क्या लग जाएगा? लिटिल। यानी बिल्कुल ही रुपए नहीं है मेरे पास। थोड़ा बहुत होता तो मैं तेरे को दे देता, लेकिन मैं तेरे को नहीं दे सकता। लैंड का मतलब होता है उधार देना, एक होता है बोरो, ध्यान से समझ लेना। बोरो और लैंड, इनके बीच में भी कन्फ्यूजन हो जाता है। लैंड का मतलब होता है उधार देना और बोरो का मतलब होता है उधार लेना। लेना और देने में फ़र्क समझ लेना। लैंड का मतलब होता है उधार देना और बोरो का मतलब होता है उधार लेना। ठीक है, आगे देखो। मनी योर पेरेंट्स हैव, अगला सेंटेंस, मनी योर पेरेंट्स हैव, दे हैव गिवन इट टू यू। तुम्हारे जो माता पिता थे उनके पास जितना भी रुपया था वो सब तुम्हें दे दिया। उन्होंने वो सारे के सारे रुपए दे दिए जो उनके पास थे। उन्होंने वो सारे के सारे रुपए दे दिए जो उनके पास थे। ये मीनिंग का, ये सेंटेंस का सेंस बन रहा है। क्या बन रहा है? कि दे हैव गिवन इट टू यू, उन्होंने सब का सब तुम्हें दे दिया। क्या दिया? वो सारे के सारे रुपए जो उन्होंने बचा के रखे हुए थे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या लग जाएगा? यहाँ पे कंप्लीटनेस की फीलिंग आ रही है, होलनेस की फीलिंग आ रही है, तो क्या लग जाएगा? द लिटिल मनी। जो भी थोड़ी मोड़ी राशि थी उनकी, जो भी थोड़ी मोड़ी जो रकम थी उनकी पेरेंट्स के पास, वो सारी की सारी तुम्हें दे दी। आगे देखो। सी हैज नॉलेज सो शी कांट आंसर एनी क्वेश्चन। अब उसके पास, अब इसका सेंटेंस का जो सेंस है वो ये है कि वह कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकती। वह कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं है। अब कितनी नॉलेज नहीं होगी सोचो, उसके पास नॉलेज नहीं है। अब नॉलेज नहीं है तो आप क्या मानते हो? नॉलेज
बिल्कुल ही नहीं होगी तभी तो नहीं जवाब दे सकती, नहीं तो इक्का दुक्का जवाब तो दे ही सकती, इक्का दुक्का क्वेश्चन का जवाब तो दे ही सकती थी यदि थोड़ी बहुत नॉलेज होती तो। वो कह रहा है कि कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकती, इसका मतलब उसके पास कोई भी नॉलेज नहीं है, बिल्कुल जीरो है वो। और जीरो के लिए हम क्या लगाते हैं? लिटिल। लिटिल का मतलब होता है बिल्कुल न के बराबर, उसके पास बिल्कुल न के बराबर नॉलेज है, इसलिए वो किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकती। आगे देखो, वर्क दैट यू लेफ्ट इनकम्प्लीट हैज क्रिएटेड अ प्रॉब्लम। कह रहा है कि वो तुमने वो सारा का सारा काम जो छोड़ दिया था, वो सारा का सारा काम जो छोड़ दिया था ना, अब वो समस्या पैदा कर रहा है। जैसे मान लो जम्मू कश्मीर का मुद्दा है आर्टिकल 370, अब उस टाइम नेहरू के टाइम पे वो चीज़ें छूट गई थी, ठीक है, और हम यूएनओ में चले गए थे और वहाँ पे जो है मामला अटक गया था, और वो जो सारा का सारा जो मामला था ना, वो अभी तक दुख दे रहा था, अभी तक दुख दे रहा था, तो अब इसको हटाया गया है। तो बीजेपी ने कांग्रेस को क्या कहा कि वो सारा का सारा आपने जो काम छोड़ दिया था ना इनकम्प्लीट, वो अब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, इसलिए हमने वो हटाया। तो वो सारा का सारा सेंस क्या आ रही है, वो सारा का सारा काम आपने जो छोड़ दिया था, कश्मीर का मुद्दा हो चाहे अयोध्या का मामला हो, जो भी मुद्दे आपने छोड़े हैं वो सारे के सारे मुद्दे जो हैं देश को दुखी कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, इसलिए हमें एक्शन लेना पड़ा। तो कौन सी फीलिंग आ रही है, कौन सी फीलिंग आ रही है? वो सारा का सारा काम, बोलो, वो सारा का सारा काम। अब काम को गिन सकते हो क्या? काम को गिन सकते हो क्या? आज मैंने 5 काम किया, आज मैंने 100 काम किए, ऐसा कोई नहीं है, काम की तो मात्रा होती है। तो इस स्थिति में क्या लग जाएगा? लिटिल, बोलो, लिटिल लग जाएगा, लिटिल लग जाएगा। और लिटिल क्या लगेगा? होलनेस की सेंस दे रहा है, किसकी सेंस दे रहा है? होलनेस की, कंप्लीटनेस की सेंस दे रहा है, इसलिए यहां पे क्या लग जाएगा? द लिटिल वर्क, द लिटिल वर्क, ठीक है। तो बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो वो सारा का सारा काम, वो थोड़ा मोड़ा जो काम तुमने, वो सारा का सारा थोड़ा मोड़ा काम जो तुमने छोड़ दिया था इनकम्प्लीट, वो अब क्रिएट कर रहा है प्रॉब्लम। तो सबसे पहले आपको डिसाइड ये करना है कि वर्क जो है वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। तो हमें पता चला कि वर्क को हम गिन नहीं सकते, ठीक है। तो वर्क को गिन नहीं सकते, तो इस स्थिति में क्या है कि क्या लग जाएगा? लिटिल लग जाएगा। अब लिटिल में भी 3 ऑप्शन है, लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल। तो आपको कंप्लीटनेस की फीलिंग देनी है, सेंस देनी है, तो क्या लग जाएगा? द लिटिल, ठीक है। अच्छा, काउंटेबल, अब एक ध्यान रख लेना, एक और चीज, जो वर्क है, जिस चीज की इकाई होती है, ध्यान से समझ लेना, जिस चीज की यूनिट होती है, जिस चीज की यूनिट होती है, वो हमेशा कौन सा नाउन होता है? अनकाउंटेबल। जिस चीज की यूनिट होती है, जैसे डिस्टेंस है, क्या है? डिस्टेंस। अब डिस्टेंस या मतलब दूरी, अब दूरी की इकाई होती कि नहीं होती? किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, यानी जिस चीज की यूनिट होती है, अब ये क्या हो जाएगी? यूसी हो जाएगी। तरीका बता रहा हूं आपको, काउंटेबल अनकाउंटेबल पता करने का तरीका, ये भी तरीका है। अब वर्क की इकाई होती है, काम की इकाई होती है, कार्य की, ठीक है, कार्य की इकाई होती है जूल, ठीक है। देख लेना जूल होती क्या होती है, पर कार्य की इकाई होती है। फिजिक्स पढ़ते हो तो वहां पे बताया होगा कि कार्य की इकाई होती है, W बराबर एफ डी होता है, W बराबर एफ डी होता है, ठीक है। तो बात यह है कि यदि किसी भी चीज की इकाई है, यूनिट है, तो उस स्थिति में जैसे वेट है, WEIGHT, वेट का मतलब होता है भार। अब इस भार की इकाई है, अब मैं पूछूं कि वेट जो है काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, तो आपको दिमाग में ये आना चाहिए कि इसकी यूनिट होती है कि नहीं होती। इसकी यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है, इसलिए एक बार मैं इसको दोबारा से लिख देता हूं सही से। तो ये बात है कि जब किसी चीज की यूनिट हो, जब किसी चीज की यूनिट हो, तो उस स्थिति में वो क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। जैसे वर्क की इकाई क्या होती है? जूल होती है। डिस्टेंस की इकाई क्या होती है? किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर। वेट की इकाई क्या होती है? किलोग्राम, ग्राम। हाइट की इकाई क्या होती है? सेंटीमीटर, मीटर। तो ये सारे जो नाउन हैं, ये किस प्रकार के नाउन हैं? अनकाउंटेबल है। क्यों? क्योंकि इनकी यूनिट होती है। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल का पता करने का एक तरीका ये भी है कि उस चीज की यदि यूनिट है तो उस स्थिति में ये अनकाउंटेबल होगा, अन्यथा ये काउंटेबल होगा, ठीक है। आगे देखो, आई वॉन्ट मनी, ये सेंटेंस है, आई वॉन्ट मनी दैट आई गेव यू। मैं तुमसे, मुझे वो मनी दो, मुझे तुम वो रुपए दो जो मैंने दिए थे,
मुझे तुम वो सारे के सारे थोड़े मोड़े जो तुम्हें रुपए दिए थे वो सारे के सारे मेरे को दो। इस सेंटेंस का ये अर्थ है कि मैं अपने दोस्त के पास गया, मैंने कम से कम साल भर पहले उसको रुपए दिए थे, 100-200 रुपए दिए थे उसको, तो हालांकि ज़्यादा नहीं थे लेकिन फिर भी मुझे ज़रूरत पड़ गई, तो मैंने सोचा कि दोस्त तो रुपए देगा नहीं तो मैं चलो मांग लेता हूँ। तो मैं गया उसके पास और मैंने कहा कि भाई तू अब बहुत दिन हो गए, तेरे को बहुत दिन हो गया, तू कह रहा है आज दूंगा कल दूंगा, आज वो सारे के सारे रुपए दे, तुम वो सारे के सारे रुपए दे, थोड़े मोड़े जो भी थे वो सारे के सारे दे दे जो मैंने तेरे को दिए थे उस दिन। इस जो सेंटेंस का सेंस ये है। तो इसका मतलब सेंस क्या बन रहा है, वो सारे के सारे, वो थोड़े मोड़े सारे के सारे रुपए। और मनी क्या है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल है तो निश्चित रूप से क्या लग जाएगा, लिटिल। पहले तो फैसला ये करना है आपको कि लिटिल लगेगा कि फ्यू लगेगा, और जब लिटिल और फ्यू का डिसाइड कर लो तो फिर आपको ये देखना है कि लिटिल में भी कौन कौन से लगेंगे, लिटिल लगेगा, अ लिटिल लगेगा कि द लिटिल लगेगा। द लिटिल लगेगा क्योंकि यहां पे कंप्लीटनेस की फीलिंग देनी है, सेंस देनी है। आगे देखो, नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अब कह रहा है कि जो जानकारी है वो खतरनाक होती है, ज्ञान जो होता है वो खतरनाक होता है। ज्ञान खतरनाक थोड़ी ना होता है, जो आधा अधूरा ज्ञान होता है ना, थोड़ा मोड़ा जब ज्ञान होता है, इतना भी कम नहीं होता इतना भी ज़्यादा नहीं होता, अधूरा ज्ञान। कहते हैं ना, अज्जल गगरी छलकत जाए, गगरी बिल्कुल खाली नहीं है, गगरी बिल्कुल भरी नहीं है, आधी भरी है और आधी खाली है। इस स्थिति में चीज़ें बड़ी खतरनाक हो जाती हैं, लगता है कि मेरे पास नॉलेज है और होती नहीं है। तो कह रहा है कि वो कहते हैं नीम हकीम खतरे जान, नीम हकीम खतरे जान, ये भी एक मुहावरा है, ये लोकोक्ति का मुहावरा है ये हिंदी में, नीम हकीम खतरे जान, यानी कि जो प्रोफेशनल तो है नहीं डॉक्टर लेकिन खुद को प्रोफेशनल मान रहा है तो वो किसी की जान ले लेगा। नीम हकीम मतलब होता है कि झोला छाप डॉक्टर, तो उसको इतना बिल्कुल भी नॉलेज कम नहीं है, उतना भी ज़्यादा नहीं है, आधा अधूरा है। तो इसका मतलब नॉलेज के साथ क्या लग जाएगा, नॉलेज के साथ क्या लग जाएगा, अ लिटिल लग जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, पहले मैं एक बात फिर बता रहा हूं तुम्हें, पहले सबसे पहले हमें डिसाइड ये करना है कि नॉलेज क्या है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है तो इसका मतलब लिटिल लग जाएगा। अब लिटिल में भी 3 ऑप्शन है, किसके साथ लग जाएगा, तो आपको सेंटेंस का सेंस देखना है कि आधी अधूरी जानकारी डेंजरस थिंग है, तो अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। आगे देखो, लिटिल मनी दैट ही हैड, यहाँ पे हैड लगाओ, he had after purchasing the plot of land was not sufficient for raising the building on it। सेंटेंस बड़ा है, घबराना नहीं है। वो कह रहा है कि वो जो थोड़ी मोड़ी जो मनी थी, वो कह रहा है कि प्लॉट खरीदने के बाद जो थोड़ी मोड़ी जो रुपए बचे थे तुम्हारे पास, वो सारे के सारे रुपए सफिशिएंट नहीं थे कि बिल्डिंग खड़ी कर दी जाए। ठीक है, एक आदमी है, उसने क्या किया, उसके पास मान लो 40 लाख रुपए थे, 40 लाख रुपए थे। अब उसने क्या किया, 40 लाख रुपए में उसने 30 लाख रुपए में बड़ा सारा, 30 क्या 35 लाख रुपए में, चलो मान लेते हैं 35 लाख रुपए में उसने क्या है कि एक प्लॉट परचेज किया। ठीक है, अब उसके पास कितने रुपए बचे, 5 लाख। अब 5 लाख रुपए बचे, अब उस 5 लाख में क्या वो बिल्डिंग खड़ी कर सकता है क्या, नहीं खड़ी कर सकता, छोटा मोटा मकान ही बनेगा। यदि बिल्डिंग खड़ी करनी है तो कम से कम 10-20 लाख तो रुपए लगेंगे। तो यही बात है कि उस प्लॉट खरीदने के बाद आफ्टर परचेजिंग द प्लॉट ऑफ लैंड, प्लॉट खरीदने के बाद उसके पास जो भी थोड़े मोड़े रुपए बचे थे वो सफिशिएंट नहीं थे कि वो तुरंत मकान बना सके, बिल्डिंग खड़ी कर सके। तो सेंस क्या आ रही है, थोड़े मोड़े रुपए, सारे के सारे रुपए, वो सारे के सारे रुपए जो बच गए थे प्लॉट ऑफ लैंड खरीदने में, जमीन खरीदने के बाद वो पर्याप्त नहीं थे। ठीक है, तो वो सारे के सारे रुपए जो बच गए थे, कब बचे थे, जमीन खरीदने के बाद, तो वो सारे के सारे, यानी सेंस देना है आपको द लिटिल मनी का। यानी कि ये सेंटेंस में एरर कहाँ है, ए नंबर में मार्क करोगे आप। किस पार्ट में एरर मार्क करोगे, ए नंबर पार्ट में एरर मार्क करोगे, यानी यहाँ पे क्या लग जाएगा, द लिटिल लग जाएगा। ठीक है, तो आपको ये डिसाइड करना है कि कब, पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि फ्यू लगेगा कि लिटिल लगेगा। इसका फैसला कैसे होगा, आप काउंटेबल अनकाउंटेबल का फैसला करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि काउंटेबल है वो चीज़ कि अनकाउंटेबल है। यदि काउंटेबल है तो फैसला करेंगे कि फ्यू लगाएंगे।
फिर फ्यू में भी 3 ऑप्शन है, उसमें आप फैसला करेंगे कि ऑफ फ्यू, फ्यू की द फ्यू। इस तरह से अनकाउंटेबल का फैसला हो गया, तो फिर आपके पास आगे फर्दर 3 ऑप्शन खुल जाते हैं कि लिटिल लगाएंगे, अ लिटिल लगाएंगे कि द लिटिल लगाएंगे। इसका फैसला कैसे होगा? इसका फैसला आप सेंटेंस का सेंस करके लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपने कर लिया। चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। आ जाओ, लास्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। When I entered the classroom, I found the only few student was present in the class. जब मैंने क्लास में प्रवेश किया, मैंने पाया कि केवल कुछ बच्चे ही प्रेजेंट थे क्लास में। ओनली का मतलब है केवल, और केवल हम तभी लगाते हैं जब कोई चीज़ हमें नेगेटिव सेंस में या बिल्कुल ही बहुत चीज़ की मात्रा बहुत कम बतानी हो। मेरे पास केवल 1 रुपये ही बचे हैं, ठीक है, मैंने सारे के सारे रुपए खर्च कर दिए, मेरे पास केवल फूटी कौड़ी ही बची है। केवल का मतलब होता है मात्रा बताता है, और वो भी कौन सी मात्रा बताता है? बिल्कुल 0 के बराबर बताता है। केवल का मतलब होता है बिल्कुल 0, टेंस टू 0, यानी कि बिल्कुल 0 के करीब है। ठीक है, मेरे पास केवल कुछ ही चीज़ें बची हैं, केवल कुछ ही चीज़ें, बहुत ही कम चीज़ें बची हैं। ठीक है, तो ओनली जो है ये हिंट है कि यहाँ पर कौन सा चीज़ लगेगी, बोलो। बिल्कुल ही नगण्य की फीलिंग है, और नगण्य की फीलिंग है। अच्छा, स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट अपने आप में काउंटेबल नाउन है और नगण्य है। तो आपका जो ये दोनों कॉम्बिनेशन है वो किस चीज़ को बताता है? फ्यू को बताता है। काउंटेबल है तो फ्यू आएगा, और नगण्य है तो फ्यू आएगा, ए फ्यू द फ्यू नहीं लग जाएगा। तो ये दोनों चीज़ों से डिसाइड क्या होता है कि फ्यू लगेगा, लगा हुआ है। तो क्या ये सेंटेंस नो एरर है? नहीं, ये सेंटेंस एरर वाला है, लेकिन इसमें एरर थोड़ा सा अलग है। क्या एरर है इसमें देखना, इसमें एरर है वॉज नहीं लगेगा, क्या लगेगा? वर लगेगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स सब्जेक्ट है, स्टूडेंट एक से ज़्यादा है, यानी जो सब्जेक्ट है वो क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है, और प्लूरल के हिसाब से वर्ब कैसी लगेगी? प्लूरल लगेगी। तो ये जो सेंटेंस था मैंने आपको धोखा देने के लिए दिया था, और ये सेंटेंस जो था वो सिंटेक्स का था। क्या था ये? सिंटेक्स से रिलेटेड एरर था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड एरर था। इसमें लिटिल, अ लिटिल, फ्यू, अ फ्यू का कोई एरर नहीं था, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल अपने आप में चीज़ें सही लगी हुई थी। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो आज इतना ही है। आज जो 50वीं क्लास है हमारी, इस क्लास में हमने पूरा का पूरा एडजेक्टिव चैप्टर खत्म कर दिया। ये क्लास थोड़ी सी लंबी लगी, थोड़ी सी इसलिए क्योंकि मैं सोच रहा था कि इस क्लास में मैं एडजेक्टिव को पूरा का पूरा कंप्लीट कर दूं, और हो भी चुका है, एडजेक्टिव पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब जो हम अगली क्लास लगाएंगे, वो लगाएंगे एडवर्ब पे। किस पे लगाएंगे? एडवर्ब पे। क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं, कैसे कैसे एरर्स आते हैं, उसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चीज़ों को रिवाइज करें, नोट्स बनाएं, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।